वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश सेक्शन को मास्टर करने की कोशिश करेंगे बाय वर्किंग ऑन आवर वोकैबुलरी सेक्शन। ठीक है, इस वोकैबुलरी सेक्शन में इफेक्टिवली अब क्या क्या आ जाता है मैं आपको बता देती हूँ। आपके एंटोनिम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं और साथ ही साथ स्पॉट या फिर रिप्लेस विद द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको इडियम्स भी देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स मूव इनटू आवर वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड विल रियली लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहला है टू बी इन डच। ये आपके इडियम्स हैं, इनका मतलब पहले जानेंगे। सबसे पहला है टू बी इन डच। अब टू बी इन डच का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी इन ट्रबल या फिर डिसफेवर। ठीक है, अगर आप कल को किसी को जाके कहते हैं कि ओ गॉड आई एम इन डच, तो मतलब यू आर इन ट्रबल, मतलब आप किसी मुसीबत में पड़ चुके हैं। ठीक है, दैट इज़ वेयर हम कौन सा फ्रेज यूज़ करते, इडियम यूज़ करते हैं, टू बी इन डच, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू सी आई टू आई। अब टू सी आई टू आई का मतलब आंखों में आंखें डालकर देखना नहीं होता, बट इसका सेंस वैसा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, टू हैव द सेम ओपिनियन, मतलब सेम जैसे सुनने वाले की ओपिनियन है उसी तरह की ओपिनियन आपकी भी होना। टू सी आई टू आई का मतलब ये होता है किसी के साथ अग्री करना, आप उसकी बात मानते हैं। ठीक है, आप भी वही विचार रखते हैं जो उसके हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई सी आई टू आई विद यू ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द बलून गोज़ अप। किसी छोटे बच्चे को ले लीजिए, उस छोटे बच्चे को अगर आप बलून देते हैं तो उसके मुंह पे कितनी बड़ी स्माइल आ जाती है ना, वो खुश हो जाता है। बट अगर अगले ही मोमेंट उसके हाथ से वो बलून छूट जाए और वो बलून कहीं उड़ जाए तो वो किस तरह से रोने लगता है। तो पहले पल खुश था और अगले पल ही वो जाके क्या हो गया, दुखी हो गया। उसी तरह से इस इडियम व्हेन द बलून गोज़ अप का मतलब होता है क्या, जब हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारे आसपास की सर्कमस्टांसेस हैं, जिन कंडीशंस में हम हैं, वो एकदम से सीरियस हो जाए। ठीक है, या फिर मुसीबत वाले या फिर अच्छे ना लगे हमें, वैसे हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वॉचिंग द ग्रास ग्रो। वॉचिंग द ग्रास ग्रो आज तक किसने देखी है? क्या आपने अपने घर के सामने उगती हुई घास को उगते हुए देखा है? हर मोमेंट उसका नोटिस किया है? नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अननोटिसेबल फिनोमेना होता है, उसको कोई नोटिस कर ही नहीं सकता। हाँ, नोटिस कैसे कर सकते हैं, या तो आप दिन भर वहीं बैठे रहे, जो कि एक बहुत बोरिंग काम होगा। उसी तरह से जब हम किसी काम के लिए ये यूज़ करते हैं कि दिस वर्क इज़ लाइक क्या, वॉचिंग अ ग्रास ग्रो, मतलब ये बहुत ही बोरिंग काम है। जब कोई काम बहुत बोरिंग होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, वॉचिंग द ग्रास ग्रो। ओके, नेक्स्ट है 9 डेज़ वंडर। 9 डेज़ वंडर का हिंदी ट्रांसलेशन होगा 4 दिन की चांदनी। ठीक है, अब ये 9 डे यहाँ पर वहाँ पर 4 दिन की चांदनी है, तो ये मतलब ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, बट इसका सेंस हिंदी में ये है, ये मुहावरा हिंदी में इस तरह से बोला जाएगा, 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है, 4 दिन तक तो अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा स्पार्कल, सारा का सारा जो अच्छापन है उसके बारे में वो चला जाएगा, धुल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप सामने देखें तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं, इट इज़ जस्ट अ 9 डेज़ वंडर। ठीक है, 4 दिन की चांदनी है ये। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल, अगर कोई चीज़ बियॉन्ड द पेल है मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जिस तरह से सोसाइटी बोलती है कि इस तरह का ये होना चाहिए, इस तरह से ही इसको रखो, वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। द वे ही स्पोक टू मी वॉज बियॉन्ड द पेल। जिस तरह से उसने मुझसे बात करी वो बियॉन्ड द पेल था, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, आपको पसंद नहीं आया, उसने बहुत बुरी तरह से बात करी है। ठीक है, इट वॉज नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट है थ्रो डस्ट इन टू माई आईज़। थ्रो डस्ट इन टू माई आईज़, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यानी हिंदी में मुहावरा जो होगा वो ये होगा, किसी की आंखों में धूल झोंकना। और किसी की आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, टू चीट समवन। ठीक है, मतलब किसी धोखा देना। तो इसी तरह से थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आई का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट, कूल अबाउट वर्किंग। कूल अबाउट वर्किंग जो है, अब ये जो आपका इडियम है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इंग्लिश में हम ये जो वर्ड है कूल, उसका प्रयोग बहुत बार इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत आराम से ज़िंदगी चल रही है, बहुत आराम से कटती जा रही है ज़िंदगी। बट इस फ्रेज़ में कूल अबाउट वर्किंग में
इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा ग्रज लेके काम कर रहे हैं, गुस्सा लेके, बदले की भावना लेकर काम कर रहे हैं। कूल अबाउट वर्किंग, ठीक है, कोई भावनात्मक रिलेशन नहीं है, आप मन से नहीं चाहते वो काम करना, बट वो आप कर रहे हैं, गुस्से की भावना से तो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलड डेज। सैलड, सैलड आई होप सब लोगों ने शब्द सुना होगा। सैलड क्या होता है? सैलड का मतलब होता है एक मिश्रण। किस चीज़ का मिश्रण? अलग अलग तरह की सब्जियों का मिश्रण, ठीक है, जिनका नेचर अलग है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, उनको मिलाकर जब हम एक खाने की चीज़ बनाते हैं तो उसको सैलड बोलते हैं। उसी तरह लाइफ में सैलड डेज किस फेज़ को कहा जाता है? लाइफ के एडोलेसेंस फेज़ को कहा जाता है। और इसमें बहुत ही खासा रिलेशनशिप भी आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एडोलेसेंस में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है उसे अलग अलग तरह की फीलिंग्स के साथ जूझना पड़ता है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, जेलसी हो गया, लव हो गया, एंगर हो गया, पता नहीं किस किस तरह की फीलिंग्स को से जूझने के बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। क्योंकि ये जो फेज़ है वो होता ही कुछ ऐसा है, हर किसी की लाइफ में आता है। सिंस इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ इंसान पे अटैक करती है, इसलिए इन दिनों को क्या कहा जाता है? सैलड डेज कहा जाता है, ठीक है। तो एडोलेसेंस वाले दिनों को क्या कहा जाएगा? सैलड डेज। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश इडियम है। ब्रिटिशर्स मतलब अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश देखेंगे तो मोस्टली पीपल ये बोलने के लिए कि यस यस आई एम अटेंटिव, मैं तुम्हारी बात जो है बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, ये बोलने की बजाय बोलेंगे यस आई एम ऑल ईयर्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना, फोकस्ड होना। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है? पहली स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ वाइल्ड गूस चेज। अब ये जो मुहावरा है वो इतना घिसा पिटा है, इसको इतनी बार दोहराया गया है कि मुझे लगता है आप में से आधे ज़्यादा लोगों को इसके मतलब तो पता ही होगा। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक ऐसी चेज, यानी एक ऐसा काम करना जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल हो, ठीक है। आपने ओखली में सर डाल तो दिया पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप एक ऐसे एडवेंचर पे चले गए जिसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कामों को हम बोलते हैं क्या? अ वाइल्ड गूस चेज। कुछ मिलना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आप उसमें घुस गए, इसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड गूस चेज। टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर मतलब क्या? बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में जब हम ये बोलते हैं ना यस यस इट होल्ड्स वाटर, मतलब क्या? हाँ, इसका सेंस बनता है यहाँ पर, बात तो सही कह रहा है, बात तो लॉजिकल कह रहा है। तो जब ऐसी कोई बात जो लॉजिकल है, सेंस बनाती है, आर्ग्यूमेंट सही रखती है, तो उसको हम बोलते हैं इट होल्ड्स वाटर। क्या बोलती है? इट होल्ड वाटर। नेक्स्ट है टू हैव अदर फिश टू फ्राई। टू हैव अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है? आपके पास और भी दूसरे काम हैं, भाई जल्दी बोलना है जो भी बोल। आई हैव अदर फिश टू फ्राई मतलब आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स टू डू, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? क्लोज शेव का मतलब होता है कि डेथ, मतलब मौत जो है बहुत ही पास से गुजरते हुए गई है, छू के नहीं गई, पास से होके गई है और आप बच जाते हैं। जब ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े ट्रूथ निकल के आते हैं। लोग उसी मोमेंट में डिसाइड करते हैं मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुल के जीऊँगा, ऐसे कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो वो जो मोमेंट होता है जिसमें आपने मौत को बहुत करीब से देखा होता है उसे बोलते हैं अ क्लोज शेव, ठीक है। अब ये सिर्फ मौत के बारे में नहीं है। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ही क्या नाम है मुश्किल से मतलब किसी सिचुएशन में अगर आप एकदम पकड़े ही जाने वाले थे या फिर आपका काम फंसने ही वाला था, बट आप बहुत ही मुश्किल से वहाँ से कट मार के निकल गए, तो वहाँ पर भी बोल सकते हैं आप क्लोज शेव। ज़रूरी नहीं है मौत से रिलेशन हो। क्लोज शेव का मतलब ये होता है कि अ नैरो एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। नैरो एस्केप मतलब एकदम पास से होकर गुजरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले तो आपको दिए गए शब्दों के बीच में रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। जब आप उनके बीच में रिलेशन ढूंढ लेंगे तब आपको क्या करना है? थर्ड वर्ड का जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसके बाद उसको उस रिलेशन के बेसिस पे इन ऑप्शंस में से छांटना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। पीकॉक, इंडिया, बेयर। इंडिया और पीकॉक में क्या रिलेशन है? यस, मोस्टली मुझे लगता है लोगों के दिमाग में आंसर आ गया होगा कि यस इट इज़ आर नेशनल बर्ड, ठीक है। इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है। बेयर कहाँ का नेशनल एनिमल है? द आंसर इज
रशिया, रूसिया, जैसा भी आप बोलते हैं, ठीक है। बेर रिलेट्स टू रशिया। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड। आर्कियोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी अबाउट बर्ड्स, ठीक है। ऑर्निथो इज फॉर बर्ड्स, मतलब वो बर्ड यानी एव्स को पढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम होता है ना बर्ड्स का, एव्स, एव्स को पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब उनकी नेम नहीं होता, बट उनकी जो स्पीशी का नाम होता है उसे एव कहते हैं। तो ये कौन होते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या वो आइलैंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मेडिएटर्स होते हैं आर्कियोलॉजी, क्या करते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं? वो इसमें टाइपो हो गया है, आर्कियोलॉजिस्ट वुड बी रिलेट टू आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना, मतलब पुरानी चीज़ों को, उनको स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, पार्सीमोनियस, माइजरली, एक्स्ट्रावेगेंट का सबसे पहले तो जानिए कि पार्सीमोनियस का मतलब क्या होता है। पार्सीमोनियस, अगर आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि पार्सीमोनियस होगा। पार्सीमोनियस का मतलब एक ऐसा इंसान जिसको अपना कोई भी रिसोर्स खर्च करने में बहुत बुरा लगता हो, वो नहीं चाहता कि उसका कुछ भी खर्च हो, ठीक है। तो मतलब क्या है? सीधा सीधा कि वो कंजूस है। और कंजूस के लिए हम एक और इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ माइजर। तो माइजर और पार्सीमोनियस क्या हो गया? दोनों के दोनों सिमिलर मीनिंग वाले हो गए, यानी कि कंजूस, जिसे जो नहीं चाहते कि उनका कोई भी सामान खर्च हो। और जब सिमिलर मीनिंग वाले शब्दों की हम बात कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? येस, यू आर राइट, सिनोनिम्स की बात कर रहे होते हैं। तो अगर पार्सीमोनियस का माइजरली है तो एक्स्ट्रावेगेंट का क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट का होगा स्पेंडथ्रिफ्ट, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ही होता है क्या? जो बहुत खर्चा करता है, मतलब जिसको होश ही नहीं है कि कितने पैसे वो उड़ा जाए। उसी तरह से स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब क्या? खर्चा किया जा रहा है, फालतू के खर्चे भी हो रहे हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंद करके रखने वाला, आप जिसकी मुट्ठी बंद है आप उसकी मुट्ठी से सामान थोड़ा निकालेंगे, पैसा थोड़ा निकाल लेंगे, तो क्लोज फिस्टेड तो नहीं। नेक्स्ट है कंसिलेशन, फ्रेंडली, कॉन्फ्रंटेशन। कंसिलेशन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कंसाइल कर लेना। कंसाइल कर लेना मतलब वापस से मान जाना है, चल यार मान जाना यार, ठीक है, मतलब फिर से दोस्ती कर लेना, विच मीन्स यू आर फ्रेंडली विद देम, आप उनके साथ क्या है? फ्रेंडली है। तो ये भी सिनोनिम वर्ड हो गए। उसी तरह से कॉन्फ्रंटेशन, मतलब कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी का सामना करना, ठीक है। तो आप सीधा से बोलेंगे मैम अगर सामना करना है तो मीटिंग होगा इसका, पर मीटिंग नहीं होता है। कॉन्फ्रंटेशन का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जब आप सामने करने की बात कर रहे हो। आप किसी का सामना कब कर रहे हैं कॉन्फ्रंटेशन करते वक्त? जब आप उनसे लड़ाई करने वाले हो, ठीक है। तो जब हम कॉन्फ्रंटेशन की बात करेंगे मतलब सीधा समझ लीजिए आप किसी का सामना करने जा रहे हैं क्योंकि आप उससे लड़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फाइट, मतलब लड़ाई। नेक्स्ट, ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज करना मतलब किसी को बर्खास्त कर देना, मतलब बर्खास्त भी नहीं होगा, मतलब उसको बेसिकली बॉयकॉट कर देना, उसको समाज से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो अगर आप किसी को बाहर निकाल रहे हैं ऑस्ट्रासाइज में, तो वेलकम में तो उसका स्वागत कर रहे हैं, यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड है, तो ये क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गए। उसी तरह डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस मतलब जिसके अंदर बहुत कुछ है, भरा हुआ है वो। तो अगर डेंस का मतलब भरा हुआ, तो उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा स्पार्स, ठीक है। स्पार्स मतलब क्या? बहुत ही कम है, बोलते हैं ना स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है जिसको देख के घिन आ जाए, दिमाग में ही घिन पैदा कर दे, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ऑब्नॉक्शियस। बट ऑफ कोर्स ये बात है, हम रोज़मर्रा की इंग्लिश बोलते वक्त हम ऑब्नॉक्शियस शब्द का यूज़ नहीं करते। हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग एंड ऑब्नॉक्शियस आर बोथ द सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। सो दे आर सिनोनिम्स। अगर हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो कोवेनेंट का सिनोनिम क्या होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोवेनेंट का मतलब जानें। अब कोवेनेंट का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मैंने इसका मतलब बताते ही आपको क्या बता दिया? इसका आंसर भी बता दिया है, जो कि क्या है? ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरकेशन। टुडे आई हैड अ ऑल्टरकेशन विद मियाँ। टुडे आई हैड अ ऑल्टरकेशन विद मियाँ मतलब मेरी लड़ाई हो गई मियाँ के साथ, ठीक है। टुडे आई कॉम्प्रोमाइज्ड विद मियाँ मतलब मैंने मियाँ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मतलब हमने अपनी लड़ाई वाली जो मुद्दा था उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, एक कंसेंसस पे आ चुके हैं,
एक हामी भरने वाले पॉइंट पे आ चुके हैं, मतलब मान गए हैं। तो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई करना, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मान जाना, तो ये क्या है, एंटोनिम्स है। उसी तरह से एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, एंड द आंसर वुड बी लव। ठीक है, नेक्स्ट इनफैचुएशन, बहुत ही छोटे समय के लिए जब हमारे मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, नहीं यार चाहिए तो चाहिए, अभी अभी चाहिए, उसे इनफैचुएशन कहते हैं। ठीक है, अब इनफैचुएशन को आप पैशन से रिलेट कर सकते हैं। पैशन भी क्या होती है, एक इंटेंस चाहत। ठीक है, उसी तरह से दिमाग में एक छोटे से समय के लिए जब एक इंटेंस चाहत जगती है तो उसको इन्फैचुएशन कहा जाता है। पैशन का मतलब ही होता है इंटेंस चाहत, तो दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। कंसाइनी, कंसाइनी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम इसका आंसर क्या होगा, बी रिप्रेजेंटेटिव, बट नहीं है, ठंड रखिए, इसका आंसर बी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ध्यान से समझिए कंसाइनी का मतलब क्या होता है। कंसाइनी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या, जो भी आप दे रहे हैं वो बंदा उसे रिसीव करेगा। ठीक है, कंसाइनी का मतलब क्या, जो आपने सेंड किया वो उसे रिसीव करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है नॉमिनी। नॉमिनी मतलब क्या, मान लीजिए आपने अगर कोई वसीयत लिखी तो वसीयत में क्या हो गया, नॉमिनी आ गया ना। नॉमिनी मतलब क्या, उसके जो वसीयत का जो भी मतलब रिसोर्स आप सामने वाले को दे रहे हैं वो नॉमिनी ले जाएगा। तो कंसाइनी यहाँ पर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, नॉमिनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अफ्लुएंट, टू बी अफ्लुएंट इज़ टू बी रिच, टू बी अफ्लुएंट इज़ टू बी रिच एंड रिनोन्ड। मतलब इतना सारा मैं इंग्लिश कह गई, इसका मतलब क्या हुआ कि रिच, अफ्लुएंट होने का मतलब होता है आप रिच हैं, काफ़ी जाने माने हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, जो नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब काफ़ी पैसे वाला तो नहीं है, उसका मतलब है गरीब, आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, यार दैट गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर रिप्लाईज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जब बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप रूड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप अफ्लुएंट और पुअर के बीच में कौन सा रिलेशन है, एंटोनिम का रिलेशन है, ऑपोजिट मीनिंग वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट यानी रूड का मतलब क्या होगा, मतलब क्या ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा अप्रोप्रिएट। ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब यहाँ पर क्यों आ रहा है, जब आप किसी को जवाब देते हैं, बेसिकली अगर वो जवाब इम्पर्टिनेंट हो तो इसका मतलब क्या, सही नहीं बोलती यार। ठीक है, यार जो बोलना चाहिए वैसा तो बोलती नहीं, बेसिकली इज्जत नहीं देती सामने वाले को। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप अप्रोप्रिएट बात करें, जो बात करनी चाहिए वही बात करनी चाहिए, उसमें अपने आप इज्जत आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इररेवरेंस। रेवरेंस का मतलब पहले जान लेते हैं। रेवरेंस का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हो, बहुत मानते हैं। रेवरेंस शब्द जो होता है वो मोस्टली भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, वी रिवर देम, बहुत श्रद्धा रखना किसी के अंदर। तो इररेवरेंस का मतलब क्या होगा, श्रद्धा ना रखना। जब आप किसी के अंदर श्रद्धा नहीं रखते तो ऑफकोर्स आप उससे जिस तरह से बात करते हैं वो डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सिनोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है, मैं मतलब बता दूंगी तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके उल्टे का मतलब समझ लेते हैं, मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस मतलब किसी के लिए दुर्भावना रखना। तो बेनेवोलेंस के लिए मतलब क्या, इसमें से क्या होगा, आपका काइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मतलब किसी काम को करवाने में मदद करना। तो हिंडर का मतलब क्या होता है, उसको रोकना, यानी ये एंटोनिम्स हो गए। कोएक्स करना, किसी को कोएक्स करना मतलब उसको क्या करना, उसको मनाना कि यार कर लेना, उसको पुश करना कि ये काम कर लो ना। ठीक है, कोएक्स करना मतलब किसी को पुश करना कि प्लीज़ ये काम कर लो। तो अगर पहले दो शब्दों में क्या एंटोनिम्स का रिलेशन है तो दूसरे में क्या होगा, सिनोनिम्स का है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डिसवेड करना। आप कोएक्स का मतलब परसुएड कर रहे हैं, कर लो इस काम को, तो इसका उल्टा क्या होगा, डिसवेड करना, मतलब उसको बोल रहे कि मत करो इस काम को। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट। अगर कोई इंसान ऑब्स्टिनेट हो जाए मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, अड़ियल है। ठीक है, मानता ही नहीं है, अपनी ही रखता है। स्टबन का मतलब क्या होता है, अड़ियल होता है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। ट्रैम्प, whom do you call tramp? ट्रैम्प किसे कहा जाता है, ट्रैम्प मतलब बेसिकली जो आवारा होते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमना, कोई काम ना होना, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रैम्प कहा जाता है। अब यहाँ पर चीट, ज़रूरी नहीं है वो धोखा देने के लिए घूम रहे हैं आपको, तो चीट तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रैवलर, ट्रैवलर के पास काम है, उसको ट्रैवल करना है, ही हैज़ अ डेस्टिनेशन टू रीच एट। ठीक है, उसके पास एक डेस्टिनेशन है पहुँचने के लिए, इसलिए ट्रैवलर जो है वो ट्रैम्प तो नहीं हो सकता। क्योंकि आवारा कौन होते हैं,
मतलब यहाँ वाला जो आवारा कौन है, इनके पास काम नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं एमलेसली। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब भक्त, भक्तों के पास काम क्या है, उनको उनको भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचना है, यानी एक डेस्टिनेशन तो है, एक मंजिल तो है। तो बचा क्या, वैंडरर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वैंडरर। नेक्स्ट है एवरिस। एवरिस का मतलब क्या होता है, और पाने की चाहत। ठीक है, सब कुछ पाने की चाहत मतलब और मिलता रहे, यानी आप ग्रीडी हैं। ठीक, आप नहीं, कोई और ग्रीडी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ग्रीडी। एपोजिट, एपोजिट का मतलब क्या होता है, एकदम सटीक, जो बोले हो वो एकदम एपोजिट बोले हो, मतलब एकदम सही बोला आपने, यहाँ तो यही बनता था। ठीक है, तो इन चारों में से कौन इसका सिनोनिम हो जाएगा, इन चारों में से इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट कल्पेबल। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी हो तो आपको ये पता होगा कि कल्पेबल का मतलब क्या होता है। कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेम करने जाने लायक। ठीक है, जिस पे ब्लेम किया जा सके। तो इसका उल्टा हो जाएगा ब्लेमलेस, क्योंकि कल्प जो होता है, कल्प एक रूट वर्ड है, इसका मतलब ये होता है ब्लेम। ठीक है, कल्पेबल मतलब जिसके ऊपर ब्लेम किया जा सकता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, ब्लेमलेस हो गया। उसी तरह से इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब जिसको जानने की बहुत चाहत है कि ऐसा कुछ भी होता है तो क्यों होता है। ही इज़ वेरी इनक्विजिटिव अबाउट वेरियस थिंग्स, मतलब उसको जानने की बहुत इच्छा है, जिज्ञासु है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिंसियर, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव, इंसल्टिंग। द आंसर वुड बी, आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ता, जानो ना जानो। ठीक है, नेक्स्ट अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। जब किसी इंसान को किसी काम को करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आप वेटरन कहते हैं, जीनियस कहते हैं, सीजन कहते हैं, कि एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वेटरन। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इन सारे शब्दों का मतलब बताती हूँ, क्योंकि ये सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वेटरन। वेटरन का मतलब तो आप जान ही गए, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, आर्मी वेटरन, देन नेवी वेटरन, मतलब क्या, उनको नेवी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नेवी में सर्व करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीनियस। जीनियस का मतलब तो आप जान गए कि मतलब वो जीनियस है यार, उसका दिमाग बहुत चलता है, अलग अलग तरह के पैटर्न्स ढूंढ लेता है, ही इज़ अ जीनियस। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनड। सीजनड मतलब क्या, कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और क्यों जानते हैं, बिकॉज आपने उसको एक हॉबी की तरह लिया था। ठीक है, एक वेटरन जो होता है वो भी अपने काम को बहुत अच्छे से तरह से जानता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है वो काम उसका हॉबी हो। बट सीजनड बंदा क्या होता है, सीजनड इंसान वो होता है जो उस काम को करके इतना ज़्यादा मतलब मंझा हुआ बंदा, उसे सीजनड कहा जाता है। अब वेटरन्स आर डेफिनेटली सीजनड पीपल, बट ऑल सीजनड पीपल कैन नॉट बी वेटरन्स। ठीक है, सारे के सारे सीजन पीपल वेटरन नहीं हो सकते। आप समझ रहे नहीं, रिलेशन आते हैं ऐसे सीजीएल इन सब के एग्जाम्स में भी, यहाँ पर भी वही बात है कि सारे के सारे वेटरन जो होते हैं वो सीजनड होते हैं, बट सारे सीजन वेटरन नहीं हो सकते। लास्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको हमने टीवी पे देखा है और वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। द हिंट वुड बी 3 इडियट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रिटन ऑन अ टूम। टूम मतलब क्या होता है, कब्र। ठीक है, टूम स्टोन मतलब क्या होता है, कब्र पे लगा पत्थर। उस पत्थर पे जो चीज़ लिखी जाती है उस लिखावट को क्या कहा जाता है, उस लिखावट को कहा जाता है एपिटाफ। ठीक है, क्या कहा जाता है, एपिटाफ। ठीक, एपिथेट का मतलब होता है बेसिकली किसी के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं ना, कोई बात, उसकी क्वालिटी बताते हैं। अब वो क्वालिटी गंदी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, तो दैट इज़ एपिथेट। ठीक है, नेक्स्ट है सोलिलोकी। सोलिलोकी मतलब क्या, आप बोले जा रहे हैं। ठीक है, आप ही बात कर रहे हैं, आप वो दिमाग में भी बात कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, बट जो हम सोचते जा रहे हैं, कोई और बोलने वाला नहीं है, उसे सोलिलोकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टीलदली डन। स्टीलदली का मतलब तो सबसे पहले जानिए, जब हम कोई काम बहुत ही चुपके से करते हैं ना, उसे स्टीलदली कहते हैं। अगर कोई आपने काम बहुत चुपके से किया है तो उसे स्टीलदली कहेंगे, पर अगर आप वही काम डीवियसली करते हैं तो डीवियस का मतलब होता है कि जीनियस बट इमोरल। कोई ऐसा काम करना था, आपने कोई ट्रिक लगाई, वो बहुत जीनियस थी। ठीक है, एक ट्रिक थी, बट ज़रूरी नहीं है वो मॉरल हो। ठीक है, वो आप गलत तरीके से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब ये होता है कोई क्रिमिनल एक्ट, मतलब आपने कोई क्राइम किया है। सरप्टिशियसली, सरप्टिशियस का मतलब होता है क्या, चुपके काम करना, तो इसका आंसर क्या होगा, सरप्टिशियस। ठीक है, नेक्स्ट समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। अगर कोई चीज़ अब यूज़ नहीं होती, पहले यूज़फुल थी बट अब यूज़ नहीं किया जाता, उसके जगह कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है, इसका दूसरा शब्द रिडंडेंट भी हो सकता है, एक और नोट कर लीजिए, दीज आर द सिनोनिम्स। क्या होता है, रिडंडेंट भी हो सकता है। डेजोलेट, डेजोलेट का मतलब होता है बेसिकली कोई एक ऐसी जगह जो खंडर है, वहाँ पर जाने से अच्छी फीलिंग नहीं आती, सैड फीलिंग्स आती है। उसी तरह से अगर कोई इंसान जो है अकेला है, बहुत ही सैड है, तो उसको भी हम डेजोलेट कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एकदम शुरुआती स्टेज को हम प्रिमिटिव स्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जिसको राइट और रॉन्ग दोनों से ही मतलब नहीं है, वो कौन होता है। मॉरल का मतलब क्या है, जो हमेशा राइट की तरफ झुकता है। ठीक है, राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करके वो राइट की तरफ झुके। इमोरल का मतलब क्या होता है, जो रॉन्ग की तरफ झुके। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स गॉड होते हैं। एंड अमॉरल का मतलब क्या होता है, अमॉरल वो इंसान होते हैं जिसको पता ही नहीं है कि राइट और रॉन्ग क्या है, और वो इस बात से मतलब ज़्यादा सोचता भी नहीं है इस बारे में, सिंपली काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अमॉरल। ठीक है, नेक्स्ट अ पर्सन यूजेस वॉर और मिलिट्री फोर्स। अ पर्सन एक ऐसा इंसान जो बेसिकली हु यूजेस नहीं होगा, इसका वैसे क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो रिफ्यूज़ कर देता है वॉर और मिलिट्री फोर्स को यूज़ करने से, रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, वो कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट कौन होता है, जो अपोज करता है वॉर और मिलिट्री फोर्स को, जो नहीं चाहता कि कोई वॉर हो, जो कोई मिलिट्री का काम भी पड़े। ठीक है, फैशिस्ट कौन होते हैं, फैशिस्ट बेसिकली वो इंसान होते हैं जो फैशिज़म को फॉलो करते हैं। फैशिज़म इज़ बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच होती है जो एक ही आइडियोलॉजी के पीछे चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो अपने ही बारे में ऑब्सेस्ड हो, उसे नार्सिसिस्ट कहा जाता है। एंड फेटलिस्टिक, फेटलिस्टिक वो लोग होते हैं, आप अगर अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोगों को इनकाउंटर करें तो आप बोल सकते हैं दैट यू आर फेटलिस्टिक, जो समझते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता, सब कुछ ऑलरेडी तय कर दिया गया है, उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। फेट पे मतलब वो किस्मत पे भरोसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। अगर आप किसी जर्नल में किसी के बारे में बहुत ही बुरा लिखते हैं तो ऐसी राइटिंग को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी राइटिंग, नहीं इमेजिनरी तो नहीं कहेंगे, स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेट करना मतलब आप किसी के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। सार्कास्टिक मतलब मजाकिया। स्करिलस, स्करिलस का मतलब होता है क्या, अब्यूज़िव राइटिंग। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा और उसके बारे में, अब्यूज़िव राइटिंग का मतलब क्या, आपने कुछ ऐसी आर्टिकल लिखा जिसका मकसद ही ये था कि दूसरे की, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाना है, तो ऐसी राइटिंग को क्या बोलते हैं, स्करिलियस। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। दीवारों पे लगाई जाने वाले उस प्लेट को जिस पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, मतलब याद के तौर पे प्लेट पे कुछ लिखवा दिया जाता है ताकि आने वाले लोग इसको पढ़े और याद करते रहें। ठीक है, या फिर आपके घर पे कोई प्लेट हो, उस पर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो उस पर आपका मेंशन किया गया हो, ऐसी प्लेट को क्या कहा जाता है, उसे प्लाक कहा जाता है। आपने देखा होगा ये, देखिए हर जब भी आप कहीं जाते किसी हिस्टोरिकल प्लेस जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, प्लेट्स पे मेंशन किया जाता है कि ये है, ये है। क्यों किया जाता है, सो दैट एवरीबडी रीड्स इट एंड दे रिमेंबर इट। ठीक है, नेक्स्ट प्रूडेंट। प्रूडेंट होने का मतलब क्या होता है, हर काम को सोच समझ के करना। ठीक है, तो सोच समझ के करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, कॉशियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब क्या होता है, पेनेसिया का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी दवाई जो हर चीज़ का इलाज हो, क्या हो, हर चीज़ का इलाज हो। क्योरॉल। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हैं कि दैट्स वाई माई आर्टिकल विंडिकेटेड द फैक्ट दैट whatever, मतलब विंडिकेट का मतलब होता है बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को जब आप जस्टिफाई कर देते हैं तो उसे आप कहते हैं विंडिकेट करना। ठीक है, क्या करना, विंडिकेट करना। ठीक है, जस्टिफाई करने को हम क्या बोलते हैं, विंडिकेट करना। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ी ऑथर थी जिनका नाम था मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमेन। ठीक है, मतलब
उनका जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल का जो हेडलाइन मतलब जो नाम ही था, टाइटल ही था, वो क्या था? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमेन। मतलब क्या, ये जो आर्टिकल पढ़ा जाएगा, ये आर्टिकल इफेक्टिवली जस्टिफाई करता है कि वाई वुमेन डिजर्व द राइट। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना मतलब क्या? विंडिकेट करना। इफ़ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, अब आपको क्या करना है? ये सब्सटीट्यूट करना है, इन वर्ड्स को सब्सटीट्यूट करने के बाद मोर अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यहाँ पर लगाना है। इफ़ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। अगर तुम एक नई कार खरीद सकते हो, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। लुकिंग अप का मतलब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? इम्प्रूविंग होगा? नहीं, फ्लरिशिंग होगा। आइए जान लेते हैं इम्प्रूव करने और फ्लरिश करने में भी डिफरेंस क्या होता है। इम्प्रूव करने का मतलब बेसिकली किसी की क्वालिटी में सुधार लाना, यानी वो पहले गंदी रही होगी, अब आपने सुधार कर दिया है। पर अगर आपका बिजनेस लुकिंग अप है तो मतलब अच्छा चल रहा है ना, और अच्छा चल रहा है मतलब क्या? वो फ्लरिश कर रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। वो पहले ख़राब नहीं था, आपने शुरू किया था, अब उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लरिश करना। The police must be employed, will be employed at all places to beef up the security. पुलिस को हर जगह एम्प्लॉय किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी को और बीफ अप कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, चौकन्ना कर दिया जाए। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट क्या होगा? अपॉइंटेड, एनकरेज, नो इम्प्रूवमेंट, डिप्लॉयड। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप्लॉय। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करना मतलब क्या? आप उसको एक्टिव स्टेज में वहाँ पर रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना काम कर देगा। ठीक है, एम्प्लॉय करना मतलब आप उसको पैसे दे रहे हैं अपने काम करने के लिए, काम करवा रहे हैं। नहीं, पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है ताकि जब भी कोई सिचुएशन बिगड़े तो वो उस पर रिएक्ट करें। तो डिप्लॉय वुड बी द राइट वर्ड। गुलिवर्स ट्रैवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है, भले इसमें 2 बार एस का प्रयोग किया गया है, बट ये एक बुक का नाम है। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहे हैं गुलिवर के, उस बुक में लिखे हैं। तो ये एक बुक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आर नहीं होगा, इज होगा। नेक्स्ट, ही टोल्ड हिज टेल्स ऑफ वू विद टीयर्स इन हिज आई। उसने अपने दुख की जो कथा थी, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए सबको बताई। जब कथा है सुनाने वाला तो वो कथाकार होगा, और जो कथा होती है वो बताई नहीं जाती, वो सुनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें टेल नहीं होगा। आप जो कहानी होती है वो कभी भी आप उसको समरी की तरह नहीं बताते हो कि मैं वहाँ गया और मैं वहाँ पर खाना खाया और मैं वहाँ से वापस आ गया। जब कहानी बताई जाती है तो बहुत ही विविडली बताई जाती है, एक एक डिटेल बताई जाती है। तो ऐसे एक एक डिटेल बताने को बोलते हैं नरेट करना। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश में कहानी बताने वाले को नरेटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है कॉफ़ी से ज़्यादा। ठीक है, अब याद रखिएगा, इस सबसे पहले तो आप ये गेस कर लीजिए कि मोर देन की बजाय क्या आएगा? देन, टू, बेटर देन, मच मोर देन। इसका आंसर है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर टू क्यों आया। ठीक है, जो हमारी इंग्लिश है उसमें क्या होता है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएटली सेंटेंस कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, आई प्रेफर टी इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी, इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। ठीक है, अब क्या है, बट हम इंग्लिश में क्या होते हैं, बहुत लेज़ी होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, चीज़ों को ओमिट करते हैं। मतलब जिसको लगता है कि यार इसको नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, तो उसको मोस्टली हम ओमिट कर देते हैं। तो इन कंपैरिजन को हमें लगता है कि इसको ओमिट किया जा सकता है क्योंकि सेंस तो लोगों को समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन कंपैरिजन नहीं लिखते, यहाँ पर टू लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट फ्रेज़ और लास्ट का फ्रेज़ एक सेंटेंस का दिया हुआ है। आपको बीच के जो फ्रेजेस हैं उनको अप्रोप्रिएटली क्या करना है, अरेंज करना है। तो द ओनली चॉइस पी यूनिवर्सिटीज़ विल बी ट्यूशन फीस टू मीट लेफ्ट बिफोर द इंडियन सब्सटेंशियली रेज द रेजिंग एक्सपेंडिचर। अब आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है RPSQ। ठीक है, यानी कि द ओनली चॉइस लेफ्ट बिफोर द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ विल बी टू substantially raise the tuition fees to meet the raising expenditure। ठीक है, इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर seeing the whole video and please do come back for the next video। okay।